रीजन था आप लोगों का आपका क्लास ज्वाइन नहीं करने का, एक्स्ट्रा क्लास। उसमें जो भी डिस्कशन हुआ है उसके मैं आपको नोट्स तो शेयर कर दूंगा, बाकी सॉल्यूशंस तो आप लोगों को सबको सबके पास होंगे ही सही, आई एम अज्यूमिंग। तो जो 11th के टॉपिक्स हैं, 11th के क्वेश्चंस हैं, उनको हम जनरली अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसका सोल्यूशन देख के भी मुश्किल ही समझ में आएगा, राइट। तो एक बार आप उनको पढ़ो, उनके बाद फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको सोल्यूशन देख के फायदा होगा। ठीक है, एक ना एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब जैसे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है, जब तक आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस। और इस बार जो पेपर आया था काफी अच्छा था पेपर वो, है ना। अब से जो पेपर आएंगे सारे, वो डिफिकल्टी लेवल में थोड़े से अच्छे ही होंगे। तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है किसी को भी, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। 12th के टॉपिक्स पे रिलाय करो, 12th के टॉपिक्स पे डिपेंडेंट जो होता है ना रहना, वैसे रहना पड़ेगा आपको अभी, क्योंकि 11th आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है। तो जो जो टॉपिक्स आपको आते हैं 11th के, आप उनको रिवाइज करके जा सकते हैं। पर अगर कुछ नहीं आता है तो आप अभी उनको स्किप करो। गलत नहीं करके आना है, ऐसा नहीं पेपर अटेम्प्ट ज्यादा करने के चक्कर में 11th के क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लिए जो पढ़े ही नहीं है, है ना। चांसेस हैं फिर वो गलत हो जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो तभी आप कर पाओगे, है ना। जैसे कुछ बेसिक ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम ग्राफ देख के भी समझ में आ जाता है उसे कि भाई पूछना क्या चाह रहा है ना। तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कोई टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप उसको अवॉइड करो, स्किप करो अभी जो ये टेस्ट चल रहे हैं संडे को उनमें। लेकिन 12th के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने अनटिल अनलेस आपको आता नहीं हो। 12th में अटेम्प्ट सारा करना है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? यस। ठीक है। और पेपर सारे देने, ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, जब आप फाइनली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपना फाइनल प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर नहीं छोड़ने। चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अभी इवनिंग में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, थोड़ी सी एक दो चीजें बची हुई थी, वो हम वहां से ही कंटिन्यू करते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, विजिबल है क्या स्क्रीन बच्चों? यस। विजिबल है स्क्रीन, दिख रही है सबको? यस सर। यस सर, विजिबल। ठीक है। सॉरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, हाँ कहाँ पे थे हम? 45th क्वेश्चन पे। 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस टू हाफ। ठीक है, ये भी वो आइडियल गैस का क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ फिलहाल के लिए। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ लोगे ना, इस पेपर में थे 3 4 क्वेश्चन थे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के। तो जब आप एक बार पढ़ लोगे ना केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को, तब आप इनको अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। अभी आपने पढ़ा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मे बी, ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। वर्क डन पूछ रहा था आपको इसमें, ये वर्क डन का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इसमें वो क्या करेंगे, एनआरटी लॉग टू द बेस ई, या फिर आप एलएन भी लिख सकते हो। एलएन जो हम वर्ड यूज एलएन जो हम यूज करते हैं फंक्शन, ब्रैकेट में आएगा V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। वॉल्यूम है V2 V1 वॉल्यूम है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ, अरे बोलो, मोल्स, ठीक है। यस आर क्या होता है, आर की यस। वैल्यू दीजिए आप, गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है गैस का, है ना। टी हो गया टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें वर्क निकालना है, ठीक है। तो आई गेस हो जाएगा सॉल्व अब तो। वैल्यूज पुट करनी है तुम लोगों को, है ना। इसमें लॉग टू द बेस ई 1/2 एक टर्म बनेगी, तो आप इसमें फंस सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और दिया भी नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आप अगर याद रखोगे तो फायदा हो जाएगा। वैसे जनरली नीट नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपको ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज पूछ ले वो, है ना, कैलकुलेशन के अंदर। जनरली नहीं देगा ऐसे क्वेश्चंस वो, ठीक है। फिर भी जितना हमें याद रह जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम का कुछ भरोसा तो है नहीं बेटा, है ना। अगर आपको मान लो दे भी देता है एग्जाम, तो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि तुमसे सॉरी बोल के तुम्हें मार्क्स दे देगा वो, है ना। बाकी हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वैल्यू होती है
इसमें जो ये V2 बाई V1 है ना, जब आप इसमें V2 और V1 की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा टर्म लॉग 1/2 आएगा मतलब ब्रैकेट में। तो उसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू रख देना। अब आपको पता नहीं होगी इसलिए मैंने बता दी है, बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई। बाकी Yes. अगर आप डिस्कस करोगे कि ये पेपर में अटेम्प्ट करना था क्या, तो नहीं, आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना था ये। अगर आपने केटीजी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज आपको एक स्किप करना था क्वेश्चन। ठीक है, 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है ना सबने? Yes, sir. ठीक है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है सबको। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्टिकल है 2 kg मास का, जिसको प्रोजेक्ट किया है तुमने 60 डिग्री के एंगल पे। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है ये, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ये पार्टिकल, राइट, अबाउट द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड भी दी हुई है। आगे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एल। क्या होता है भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? MVR होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें जो आर होता है ना, वो आर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं हम। ठीक है, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे या टॉर्क की बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेंगे हमेशा, डिस्टेंस का या रेडियस का। ठीक है, तो जिसके अबाउट, जिस डिस्टेंस के अबाउट घूमेगा ये, है ना, अपना एंगुलर मोमेंटम बनाएगा ये, वो परपेंडिकुलर वाली होनी चाहिए डिस्टेंस, मतलब आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, आपको बोल रहा है ये व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट विल बी, यानी कि ये पॉइंट पे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है सबको प्रोजेक्टाइल का? एच मैक्स का फॉर्मूला Yes, sir. क्या होता है? U square sin square theta by 2g. बहुत बढ़िया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब ये अगर याद नहीं है तो रिवाइज करना, बेसिक फॉर्मूले सारे आपको पता होने चाहिए, स्पेशली उन चीज़ों की जो बहुत इजी है। तो ये तो शायद हमने पढ़ा भी हुआ एक बार, तो आपको पता भी होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ा है, मतलब हमने साथ में अगर नहीं भी पढ़ा है, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। बेसिक फॉर्मूलाज मॉड्यूल में मिल जाएंगे या तो, है ना, या फिर आप PYQs करके भी कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर की जगह आप रख दोगे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो आ रही है MV इंटू कैपिटल H। ठीक है, तो ये कैपिटल H का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब जो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे, जो आपकी वेलोसिटी है, एक तो बनेगा इसका कंपोनेंट cos थीटा, 20 cos थीटा, एक बनेगा कंपोनेंट आपका 20 sin थीटा। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इसमें आपको 20 cos थीटा वाला कंपोनेंट यूज लेना है। मास इसमें दिया हुआ है 2 kg दिया है, गेस यस। ठीक है, u cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, u की जगह हम 2 रख सकते हैं। Yes, 20 sir. नहीं सॉरी 20 मीटर पर सेकंड है ना स्पीड, माय बैड। ट्वेंटी cos 60, और हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, बस अब तो इसको सॉल्व करना था। 20 cos 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/2. 1/2। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देना बस इसमें, अब तो और कुछ नहीं है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लोगे आप साइमल्टेनियसली। ठीक है, थीटा की जगह 60 रख ही दोगे, यू की वैल्यू पता ही है, निकल जाएगा आई गेस। ये 300 आएगा इसका आंसर, 300 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. ना वैल्यू Yes. यू की जगह 20 रखना है और थीटा की जगह 60 रख दोगे ना, ये दोनों वैल्यूज। Yes, sir. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना था आपको इस तरह से, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजर। पोलराइजेशन, ये एक टॉपिक है जो शायद मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, क्योंकि इस टाइम पे शायद मैं एब्सेंट था। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो तुम लोग हमेशा ही पूछते हो, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आया नहीं शायद ये। हाँ, इस बार क्या सीन है, हुआ नहीं हुआ? Sir, skip कर दिया. स्किप कर दिया? बाकी बच्चे बताओ भाई, हुआ नहीं हुआ?
छोड़ दिया। सब नहीं छोड़ दिया क्या? यस सर। इसमें एक लॉ यूज होगा, मैलिस लॉ, पढ़ा है? यस सर। भाई आपका एक पोलराइजर है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी लाइट इंसिडेंट्स पे लाइट इंसिडेंट हुई है, और एक एनालाइजर है जो कि अनपोलराइज कर देता है फिर से लाइट को। एक एनालाइजर है, पहले आपको लगा दिया है पोलराइजर और फिर लगा दिया एनालाइजर, ठीक है। ये बोल रहा है आपको पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन 45 डिग्री, यानी कि ये अगर पोलराइजर अगर आपका पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट वेव है, तो इससे आपका एंगल जो आपका एनालाइजर बना रहा है वो कितना बना रहा है भाई? 45 डिग्री, है ना। यस सर। ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 45 डिग्री, ठीक है, जो आपका ये बना रहा है एनालाइजर, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज 2I0। एनालाइजर से जो लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? 2I0। और इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट पूछ रहा है तुमसे, यानी कि जो ये यहाँ पे इसको आई मान लेते, तो आई की वैल्यू पूछ रहा है ये आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों? आई की। आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैलिस लॉ का हेल्प लेंगे अब इसमें। मैलिस लॉ आपका क्या बोलता है कि अगर पोलराइजर से निकल रही है कोई इंटेंसिटी, ठीक है, और वो लेट से बन जाती है I/2। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर आई है, जो इंसिडेंट लाइट पोलराइजर पे इंसिडेंट हुई है, अगर उसकी इंटेंसिटी अगर आई है, तो इससे जो निकल जाती है लेट से वो हो जाती है I/2, ठीक है। तो आपका एनालाइजर से जब पास करेगा सेम लाइट, आफ्टर पोलराइजर कितनी हो गई? I/2। अरे बोलो भाई कितनी हो गई? I/2। I/2। अब जब ये पास करेगा एनालाइजर से, तो इंटेंसिटी आपकी जो हो जाती है वो हम मैलिस लॉ से देते हैं उसका फॉर्मूला। फर्दर जब ये पास करेगा, जो इंक्लाइंड है एनालाइजर, उससे जब पास करेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो इंटेंसिटी हो जाती है उसको हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि मैलिस लॉ भी बोला जाता है, जिसको I/2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका एनालाइजर जितने भी एंगल पे इंक्लाइंड है, वो वाला एंगल आपको लेना है इसमें। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। आई इंटेंसिटी आई, पोलराइजर पे गिरी, पोलराइजर ने उसको आधी कर दिया, I/2 कर दिया। अब ये I/2 वाली इंटेंसिटी वाली जो लाइट है, जब ये एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो एनालाइजर से जब पास होगी वो उसको कितना कर देगा? I/2 cos स्क्वायर थीटा। और इसमें थीटा क्या होता है? जितने एंगल पे आपका एनालाइजर क्या होता है? इंक्लाइन होता है, ठीक है। तो कितने एंगल पे इंक्लाइन है ये? 45 पे है क्या? 45। यस सर। I/2 cos स्क्वायर 45, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है तुम्हें 2I0। देखो बोल तो रहा है वो, एनालाइजर से निकलने के बाद 2I0 हो गई है, ठीक है। यस सर। को सॉल्व कर लो, आई की वैल्यू जो आएगी वो आंसर है आपका। आई गेस 8I0 आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा ना, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा वो। और 2 2 4, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2I0 से मल्टीप्लाई करोगे 8I0 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, 48 क्वेश्चन। कोलिजन्स, ठीक है, हाइट ऑफ द 3 कोलिजन निकालना है आपको ग्राउंड के साथ में, ठीक है। इसको आप स्किप करो क्योंकि आपने नहीं पढ़ रखा है बिल्कुल भी। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन्स वगैरह नहीं पढ़े ना हमने अभी, कोलिजन्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसको आपको नहीं पढ़ना करना है अभी, स्किप भी आपने स्किप भी किया होगा आई गेस। यस स्किप सर। किया है? यस सर। पेपर में क्या यस किया है? ऐसा तो नहीं करके आ गए जबरदस्ती? नो सर, स्किप किया। हाँ, जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब सीखना ही है। ये पेपर्स जो दे रहे हो ना आप, ये सब इसमें आपको ये सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। अब सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास पढ़ा ही नहीं है तुमने इतना डिटेल में, है ना। रिजिड बॉडी डायनामिक्स पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करोगे? इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, इसको स्किप करो अभी। 49th क्वेश्चन आप कर सकते थे,
इम्पल्स इसमें निकालना था, अगर आपको पता है इम्पल्स कैसे निकालते हैं, एनएलएम का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ का, तो इसको आप कर सकते थे। हुआ 49 हुआ बेटा या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। हो गया था सर। हो गया था। इम्पल्स का फॉर्मूला पता है, इम्पल्स का फॉर्मूला अगर पता है तो हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. 49th क्वेश्चन में अगर आपको इम्पल्स का फॉर्मूला पता था, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यस सर। ठीक है, एफ क्या होता है, फोर्स, यस सर। dt इज द चेंज इन टाइम। तो आप इंटीग्रेट करोगे एफ डी टी को तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, क्वेश्चन पढ़ो। एफ टी दे रखा है, फोर्स का फंक्शन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में 6 - 80 न्यूटन, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू सेकंड 10 सेकंड बोल रहा है, राइट। तो 0 से 10 इंटीग्रेट करोगे ना भाई, अरे dt का टर्म है तो टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हो तुम ऑब्वियसली। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यहाँ पे फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी टाइम के टर्म्स में, राइट। 6 - 8t इंटू डी टी, देखो ना फोर्स दे रखा है तुम्हें 6 - 8t इंटू डी टी, राइट। अरे बात समझ में आ रही है, फोर्स को बाहर मत ले जाना इंटीग्रेशन के। Yes, sir. कोई ऐसा मत कर देना कि फोर्स तो बाहर आ गया और डीटी को इंटीग्रेट कर देते हैं सर, है ना। ऐसा इसलिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है ना। फोर्स जो है टाइम का फंक्शन है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, तो बाहर नहीं रखना है, इसको अंदर रखना है। चलो भाई इंटीग्रेशन कर दोगे अब तो तुम, मेरे हिसाब से काफी समझदार हो इस मामले में तो तुम। क्या हो जाएगा ये 60 - 6t, ये तो हो जाएगा 60, और 8t का क्या हो जाएगा भाई, -80² 2। है ना, 0 से 10। ठीक है, तो इसको 10 रख दो एक बार, ये हो जाएगा 6 × 10 -8 × 100/2, राइट। और माइनस 0 डालोगे तो 0 आ ही जाएगा दोनों में। कितना हो जाएगा ये, कितना आ रहा है भाई, 60 - 400, Yes. Yes, sir. यही आ रहा है ना, 340, Yes, sir. 340 Yes, sir. न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब वो तो डायरेक्शन बता रहा है आपको, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, और क्वेश्चन तो एनीवे, तो मैग्नीट्यूड तो -340 का वैसे भी कितना होगा, 340 होगा। Yes, sir. बी ऑप्शन, एनी डाउट्स। No, sir. 50वां No, sir. क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन के लिए आपको फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड में मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन का। 15 बोल रहा है, सिलेंडर ऑफ हाइट 30 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, इफ वाटर कमिंग आउट थ्रू अ स्मॉल होल हिट्स द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, देन हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर विल बी वॉट। यानी कि आपको ये कुछ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, एक सिलेंडर है जिसमें कि एक होल हो रखा है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इस होल से पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है। आ रहा है समझ में, Yes, ठीक है। sir. कि रेंज आपको बता रखी है कि ये जो है 30 मीटर दूर जाके गिरता है पानी, 30 मीटर दूर जाके गिरता है, और साथ में इसकी हाइट दे रखी है जो कि 30 मीटर है। बोल रहे कि सिलेंडर टोटल 30 मीटर की हाइट पे है, तो आपको ये पूछ रहे हैं कि ये जो होल है ना, ये कितनी हाइट पे बनाया हुआ है, हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम, यहां से, ये बॉटम से कितनी हाइट पे बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं तुमसे। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में जब आप पढ़ोगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप वैसे भी देख सकते हो जैसे कि रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम हो जाती है, अगर रेंज मैक्सिमम होती है तो। ये बोल रहा है ना मैक्सिमम इतनी रेंज है इसकी, इफ वाटर कमिंग आउट थ्रू अ स्मॉल होल हिट्स द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि मैक्सिमम रेंज यही हो गई एक तरह से। ठीक है, इससे ज्यादा आगे जा नहीं रहा है पानी आपका, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, और नहीं तो इसका डेरिवेशन है पूरा प्रॉपर। अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कहीं पे। जो रेंज होती है ना पानी की, जब ऐसे निकल रहा होता है किसी होल से हो गया, या फिर किसी भी मतलब कंटेनर से हो गया, पानी जब निकल रहा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट जरूर करना। दिस विल बी 2 × H H - H।
ठीक है, अब ये h क्या हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, और h स्मॉल h क्या हो गया हाइट ऑफ द होल। ठीक है भाई। तो जो मैक्सिमम स्मॉल एच है वो जो बीकर की हाइट है वो है। हाइट ऑफ द होल जो निकालना है ना हमें इस क्वेश्चन में, यस सर। वो है। और ये है आपका मैक्सिमम हाइट यानी हाइट ऑफ द कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब इसका यस। डेरिवेशन वैसे तो, पर अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें आप वैल्यूज रखोगे तो निकल जाएगा, आर की जगह 30 रख देना, और कैपिटल एच की जगह भी 30 रख दोगे तो स्मॉल एच की वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक, जिसके रूट्स निकाल लोगे ना माइनस बी वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लोगे ना, उससे एच की वैल्यू आ जाएगी, 15 मीटर आएगी। हाँ भी, कोई डाउट इसमें बच्चों? नो सर। देखो इसका जो डेरिवेशन है हम कर लेंगे, फ्लूइड पढ़ेंगे तब, आप अगर देख सकते हो तो आप देख भी लेना। बट एक बात याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें रेंज की निकालने के लिए जनरली आपको यही फॉर्मूला यूज होगा। और ऐसा क्वेश्चन में जनरली रेंज पूछता भी है, क्वेश्चनर जो होता है ना वो आपसे पूछ लेता है कि रेंज बता दो, कितनी दूर जाके पानी गिरेगा। ठीक है, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है भाई, आगे चलें। Yes, sir. यस। चलो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू करते हैं। सॉलिनॉइड पे आ गए थे हम लोग, एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया था हमने। अरे एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया था ना। Yes, sir. ठीक है, तो यस उसकी सर। अब वो पढ़ लेते हैं थोड़े एप्लीकेशन। वो हाँ सर जी, एक बार वो फॉर्मूला दोबारा बताना। इसमें लिख भी देता हूँ मैं, आर रेंज है, रेंज यानी पानी कितनी दूर जाके गिरा है वो है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes. आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे बहुत ज्यादा। इसके अलावा डिपेंड करता है यूनिफॉर्म, मतलब इसके अलावा यूनिफॉर्म होता है अंदर से, पैरेलल टू द एक्सिस। यूनिफॉर्म यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट सेम रहती है ना, सिमिलर रहती है, और पैरेलल टू द एक्सिस रहती है, पता ही है सबको ये बात। फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड बहुत वीक होती है, इसलिए हम उसको जीरो कंसिडर करते हैं। बी आउटसाइड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, उसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं भाई, शून्य, है ना। जीरो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वीक होती है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती। टेक्निकली देखा जाए तो एग्जिस्ट तो करेगी, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बननी चाहिए, है ना। लेकिन हमने रीजन पढ़ा था, याद करो, कि कैंसिल आउट हो जाती है मोस्टली तो। ठीक है, बाहर की तरफ। यस। और बहुत वीक होती है क्योंकि सोलेनोइड बनाई इस तरह से होता है कि वो ट्रैप कर लेता है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को। मेजॉरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, और कैसे एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस, है ना। पता है सबको ये बात, पैरेलल लाइंस की तरह होती है यस अंदर। सर। Yes, ठीक है, sir. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सोलेनोइड की जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो इसका डेरिवेशन तो आपको फिलहाल कुछ काम आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पियर्स लॉ से हमने इसको डिराइव किया है। एम्पियर्स लॉ पढ़ा था ना अभी थोड़ा देर पहले, Yes, यस। sir. यस सर। यस सर। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, अंदर की तरफ जो चार्ज है आपके, है ना, एम्पियर सरफेस, एम्पियर सरफेस जो मैम जो सरफेस लेते हैं उसके अंदर जो चार्ज इंक्लूड होता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो करंट होता है, सॉरी, उसको लेते हैं। ठीक है, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई एन लगा देंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर ले लिया, सरफेस जो लिया है हमने, जिसपे हम एम्पियर्स लॉ लगाने वाले हैं, है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, तो जब इस सरफेस पे हम लगाएंगे एम्पियर लॉ हमारा, तो हमें इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई लाइन इंटीग्रल से ना, क्योंकि ये तो लाइन इंटीग्रल समझ में आता है ना, एक लाइन पे इंटीग्रेट होता है, एक लाइन पे इंटीग्रेट होता है ना। लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन पे इंटीग्रेट होता है, एक लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हो आप। एक लाइन है, उसमें आपके पास मान लो ये है डीएल लेंथ, और ये टोटल लेंथ है एल, तो आप डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, पूरे एल लेंथ के लिए।
बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप लाइन इंटीग्रल इसमें यूज कर रहे हो सिंस, यार ये बार बार आगे कैसे हो जा रहा है। तो लाइन इंटीग्रल को आप यूज कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअली ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और ई से ई, डी से ए सॉरी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बी डॉट डीएल को, और इसको इक्वेट करना पड़ेगा म्यू नॉट आई एन क्लोज के। ठीक है, तो जब आप इसमें करोगे इंटीग्रेट ए से बी, सॉरी बी से सी, ध्यान से देखो बी से सी करंट आपका ऐसे जा रहा है ना सोलेनॉइड में, और बी से सी जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे दिख रहा है सबको? परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बी टू सी, बी टू सी वाला जो आपका आर्म है, इसको आर्म समझ लो एक तरह से रेक्टेंगल का, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। Yes, थीटा sir. 90 डिग्री हो जाएगा ना डीएल वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल बनेगा। ठीक है, और बी डॉट डीएल क्या होता है? बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, Yes, sir. बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0. Zero. कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस वजह से बी टू सी में कितना हो जाएगा? 0। बी 0. डॉट डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम तरीके से आपका सी टू डी में भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, डीएल बाहर की तरफ है ना इसमें। अरे ये वाला आर्म दिख रहा है बाहर वाला, सी टू डी वाला, Yes, sir. तो ये बाहर है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी इस वाले आर्म में। तो इसमें भी लीनियर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बी डॉट डीएल का? 0। Zero. सेम तरीके से डी टू ए टू डी में, सॉरी, या डी टू ए में 0 हो जाएगा बी डॉट डीएल, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा फिर से। तो केवल आपका एक ही होगा ए टू बी वाला, ठीक है, जिसमें एग्जिस्ट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और बी डॉट डीएल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी भाई? बी इंटू एच। Yes, sir. ठीक है, बी इंटू एच हो जाएगी। बी तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एच हो गया लेट्स से उसका लेंथ कुछ। Yes, sir. ठीक है, इसको इक्वेट करना है म्यू नॉट आई के, इंटीग्रेशन निकला बी एच प्लस 0 प्लस 0, तो ये बी एच बना टोटल। भाई एच क्या ले लिया आपने? लेंथ ले लिया ना उसका, ए टू बी लेट से लेंथ ले लिया आपने एच। अब इसमें जो सोलेनॉइड है वो एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये बात हमने पढ़ते वक्त पहले भी डिस्कस करी थी कि आपको टर्न्स और टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन दोनों चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ये दोनों चीजें अलग होती है। याद आ रहा है थोड़ा सा? Yes, sir. टर्न्स दिए हुए होंगे कभी कभी क्वेश्चन में, लेकिन आपको उसको टर्न्स पर लेंथ में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूले में डालना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है वो म्यू नॉट एन आई है, तो इसमें जो एन है वो क्या है? Number of turns per unit length. ठीक है, तो ये याद रखना अच्छे से, बी एच इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एन एच हो जाएगा। एन एच क्यों? क्योंकि एच तो इसकी हाइट है ही सही, और एन जो है वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आपको करंट जो चाहिए पूरे सोलेनॉइड के लिए चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनएच से यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा म्यू नॉट एन आई। तो इसमें कुछ भी याद रहे नहीं रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है सोलेनॉइड का, विच इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। आगे चले। Yes, sir. सारे तो बेसिक डेरिवेशन जो तुमने पढ़े हुए हैं पहले से और तुम्हें आते भी हैं। तो अंदर की तरफ तो म्यू नॉट एन आई हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एन होता है, बात याद रखेंगे। ठीक है, और बाहर की तरफ 0 होता है, और एंड्स पे, सोलेनॉइड के एंड पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड इज वीकर, एंड पॉइंट्स पे आधी हो जाएगी, वीक भी होगी और हाफ भी होगी सेंटर रीजन के कंपैरिजन में। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होती है एजेस पे, यानी एंड्स पे। एंड समझते हो ना सब लोग? ये अगर सोलेनॉइड है, ये हो गया सेंटर रीजन, और ये हो गया आपका एंड वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाती है। ठीक है, अब कैसे हो जाती है उसका कोई फायदा है नहीं अभी समझने का, इसको बस याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड अगर परमिएबिलिटी म्यू आर है, जिसके अंदर आप जो मटेरियल है, मतलब रॉड का जो आपने इंसर्ट कर दिया अगर सोलेनॉइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है या कम होती है? अगर मैं इसके अंदर रॉड इंसर्ट कर दूं तो कम हो जाएगी. Decrease. क्या कर रहे हो बेटा?
अगर मैग्नेटिक अगर सोलेनॉइड के अंदर रॉड इंसर्ट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है तुमने ये। बढ़ जाएगी। कौन कौन बोल रहा है कि डिक्रीज हो जाएगी? कौन कौन बोल रहा है डिक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? अरे अभी तो तब डिक्रीज बोल रहे बढ़ेगी, थे। बढ़ेगी। बेटा ध्यान से सुनो, रॉड अगर इंसर्ट करोगे सोलेनॉइड के अंदर तो क्या वो रॉड भी मैग्नेटाइज नहीं हो जाएगी इंडक्शन से? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। अरे यार मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है अंदर बहुत सारी, है ना, Yes, पैरेलल sir. लाइंस के फॉर्म में। तो जैसे जैसे आप जैसे जो आपकी आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हो ना, प्लास्टिक की रॉड थोड़ी इंसर्ट कर रहे हो, आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हो, है ना। तो आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हो तो वो भी मैग्नेटाइज तो हो ही सकती है ना, आयरन रॉड। अरे हो सकती है ना। Yes, sir. यस सर। तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन रीजन है उसका। ठीक है, तो अगर मैग्नेटाइज हो गई रॉड तो वो तो तुम्हारा बढ़ गया ना मैग्नेटिज्म, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इन जनरल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते भी तो है हम कुछ, जो कॉम्बिनेशन होता है सोलेनॉइड का और सॉफ्ट आयरन कोर, जो अगर हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर तो टोरॉइड। अगर आपका एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर मैंने सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर समझते हो? यस सर। Yes, sir. ये तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है यार। तो तो इसको क्या ट्रांसफर। बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को? Soft iron core. सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। सर ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है ना। Transformer. हाँ जी, बोलते क्या है? अभी बोलूंगा तो सब बोलोगे हाँ हाँ सर यही बोलते हैं सर, भूल गए ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस सर। है ना। Yes, sir. है ना सर, सुना यस सुना लग सर। रहा है, सुना सुना लग रहा है सर। बस यस सर सर। आएंगे तो बस आप 2 सेकंड और रुक जाते तो हमारे मुंह से निकल जाता सर, पर आप रुके ही नहीं सर, आपकी गलती है ना। सब चीजें भूलने लगे हो तुम लोग। आगे चलते हैं। तो अगर अंदर हमने रॉड इंसर्ट कर दी किसके, सोलेनॉइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बढ़ जाएगी, पर बढ़ेगी कितने से वो हमें फॉर्मूले फॉर्मूले में इंक्लूड करना है। तो अगर परमिएबिलिटी आपके रॉड की म्यू आर है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी यूज करते हैं ना इसमें हम, म्यू नॉट जो होती है वो क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यस सर। है ना। क्या वैल्यू होती है इसकी? क्या सर? वैल्यू क्या होती है इसकी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। क्या बात है। तमन क्या पूरे कोई बुकलेट वगैरह खोल के बैठती है क्या क्लास में? नो सर, ये रटा हुआ है। रटा हुआ है, चलो बढ़िया है। तमन इतनी सारी चीजें याद है, मार्क्स क्यों नहीं आते हैं फिर? सर न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम होती है बस। न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम होती है? बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आने लगते हैं। मुझे पता नहीं अब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो नहीं करते। तुम लोग पढ़ने तो आते हो सिंसियरली, सब लोग पढ़ने आते हो। अब यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं मेरी क्लास में, अगर आप यहाँ बैठे हो अभी तक, तो ये प्रूव होता है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, पढ़ते हो आप लोग, मतलब थोड़ी बहुत एफर्ट डालते हो। अब तुम घर पे जाके सवाल करते हो नहीं करते, मुझे ये चीज नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मुझे पता है जैसे तमन को मैं बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मुस्कान को पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, अभी मैं नाम सबका क्या लूं, सबको पता है। और मुझे ये पता है कि सारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं। जैसे नए बच्चे जो है उनको तो फिर भी मैं इतना नहीं जानता, पर अभी जो यहाँ बैठे हैं वो तो हैं सिंसियर। लेकिन ये लोग तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। पर अब तुम लोगों का भी मुझे नहीं पता तुम घर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी हो या नहीं करते। सर तुम घर पे सेल्फ तो स्टडी को ठीक टाइम है। देते हो? Yes, sir. यस सर। कितना टाइम देते हैं आप फिजिक्स में, रोज रोज डेली बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग को कितना टाइम देते हैं एवरेज? मैं एक सबसे से पूछ सवा घंटा। हम्म। वन। एक से सवा घंटा। कितना देते हो भाई, लिखो चैट में लिखो। तुम क्लास में क्या ज्वाइन करके चले जाते हो क्या? सवाल पूछा है मैंने कुछ, कितना टाइम देते हैं आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग को डेली बेसिस पे? मुस्कान 3 से 4 घंटा दे पाती, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 to 4 आवर कैसे दे पाते हो बेटा, स्कूल नहीं जाते क्या आप? हाँ सर, जैसे कि कभी शाम में फिर कभी रात में तो दोपहर में ऐसे कर करके।
ठीक है, देखो आपको आइडियली फिजिक्स को 2 आवर्स की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, 2 घंटा कम से कम देना पड़ेगा। तुम्हारी स्पीड भी तो स्लो है, उसको तो कंसिडर करो। 2 घंटे में 1 घंटे में अगर तुम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। 5 क्वेश्चन पर डे इज नथिंग, स्पेशली एट दिस पॉइंट। अब जो टाइम आ गया है ना, इसमें आपको कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा फिजिक्स को। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सेल्फ स्टडी मतलब घर पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चंस की, तो आप भूल जाइए कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, और बढ़ेंगे भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट से नहीं बढ़ेंगे। तो आप क्लास में आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास में आके प्रैक्टिस करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर पे साथ में इसके नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत है। जहां जगह पे जहां टाइम मिल रहा है ना, क्वेश्चन लगाने लग जाओ। स्कूल में टाइम मिल रहा है, स्कूल में आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, बीच में कॉपी निकाली, क्वेश्चन देखा, सॉल्व करना चालू। आ रहा है नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, करना है तो करना है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग को 2 घंटा देना पड़ेगा रोज, वरना ये जो समझ में आ रहा है ना जितना भी क्लास में, ये फायदा नहीं करेगा बेटा। ये समझ में तो तुम्हें आएगा ही सही, अगर आप सिंसियर बच्चे हो, है ना, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक ठाक समझाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग रोज आ रहे हो क्लास में, तो समझ में तो आ जाएगा। लेकिन ये इससे मार्क्स नहीं आएंगे पेपर में। पेपर में मार्क्स तब आएंगे जब 2 घंटा हम रेगुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये तमन बोल रही ना, इसको याद है म्यू नॉट की वैल्यू, तो वो याद कैसे हुई? क्योंकि इसने ये यूज करी होगी कम से कम 15-20 बार। करिए ना तमन? यस सर। बच्चों ने भी करी होगी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इसने करी है, सबने और भी काफी बच्चों ने करी होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि याद होने कैसे याद हुई, क्योंकि 15 से 20 टाइम्स वो लिख लिया है कहीं पे, यूज कर लिया है उस चीज का। तो बेटा जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अभी तक, वो तब याद होंगे जब उनको कम से कम 15-20 बार 25 बार यूज कर लोगे किसी क्वेश्चन में, तब ही याद होंगे, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हमारे पास 4-5 महीने हैं अभी, 4 मंथ्स वी हैव। ठीक है, सो 4 मंथ्स में आप काफी सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो और रिमेंबर कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, अपना प्लान बना लो, टाइम टेबल बना लो, 2 घंटा फिजिक्स को देना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग को। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो म्यू आर अगर आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू नॉट के कंपैरिजन में कितनी है ना, रिलेटिव की बात करते हैं ना जब हम, तो यानी कि हम किसी के कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो जैसे का आपका रॉड है, उसकी जो परमेबिलिटी है वो अगर म्यू आर है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे म्यू नॉट एन आई से, वो आपकी नई मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी सोलेनॉइड की। तो इससे हमें क्या एक और चीज पता चलती है क्या बच्चों, म्यू आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? हम्म, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। म्यू आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि म्यू आर कितना हो सकता है, वैल्यू कितनी हो सकती है, तो क्या बोलोगे? क्या ये 1 से बड़ी होगी? क्या ये 1 से बड़ी होगी या 1 होगी? सर 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी? यस सर। यस यस ये तो सर। इंक्रीज करेगा आपका, अरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा ना तभी तो। यस रॉड सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रही है? थ्योरी से भी आप कभी कभी न्यूमेरिकल चीज, मतलब कोई मैथमेटिकल चीज समझ सकते हो, है ना। और थ्योरी क्या बोलती है हमारी, कि रॉड इंसर्शन से रॉड हो गई है मैग्नेटाइज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई है। तो म्यू नॉट एन आई तो था ही सही पहले। तो म्यू नॉट एन आई को डेफिनेटली आप कैसी कोई ऐसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना जो उसकी वैल्यू बढ़ा रही है, बढ़ा दे रही है। बात यस समझ में आ सर। रही है सबको? यस यस सर। सर। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कम कर दी ना आपने, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? यस यस सर। यस सर। कूल। एंड्स ऑफ सोलेनॉइड पे म्यू नॉट एन आई था पहले, अभी इसमें वही मल्टीप्लाई कर दिया म्यू आर को, तो म्यू आर एन आई हो गया, NI/2 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो बेसिक चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन करना चाहिए हमें इस पे मेरे ख्याल से। तो थ्योरी तो कितना पढ़ेंगे अब, चलो भाई सवाल करो।
क्वेश्चन पढ़िए सब लोग और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। 2 सोलेनॉइड है, उसमें सेकंड वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चैट में आंसर करेंगे सब लोग। लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज करंट आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। दूसरा एक और सोलेनॉइड है जिसकी बात करी हुई है, जिसमें कि 100 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, और उसमें करंट भी I/3 है, यानी कि फर्स्ट वाले का डिवाइड बाई 3 करंट है, और उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? सभी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। करें, डिस्कस करें? यस सर। डिस्कस भी नहीं लिखते हैं, ऐसा लगता है कि बस देख लो सर, आप ठीक ठीक लगा लो, हमें नहीं लिखना कुछ भी। बेटा कुछ तो लिखा करो, अगर आंसर नहीं आया तो डिस्कस तो लिखोगे ना। हम्म, या उसके लिए भी मोटिवेट करूं मैं तुम्हें कि भाई डिस्कस लिख दो बार बार, अगर नहीं आ रहा है तो। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सही है। फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं पहले तो। फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के लिए हो जाएगा μ0 Ni। राइट? अरे हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी μ0 Ni की? 6.28 इंटू 10⁻⁻², है ना, यस वेबर पर सर। स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं μ0 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 यस टर्न्स पर सर। सेकंड। ठीक है,
और इंटू आई इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से आई निकाल सकते हो। यस सर। Yes, sir. देन B2 हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन डैश और आई डैश। ठीक है, तो इस म्यू नॉट इंटू एन डैश की वैल्यू कितनी है? 100 है क्या? 100 यस। Yes, sir. और इसको n/2 भी लिख सकता हूं मैं, अगर मैं वैल्यू नहीं पुट करना चाहूँ। ठीक है, मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो जो, अगर मैं इसको वैल्यू पुट नहीं करना चाहूँ तो मेरे को दिख तो रहा है ये कि ये n है और ये n/2 है। Yes, बात sir. समझ में आई है? ठीक है, और ये i की जगह यहाँ पे क्या है? i/3। यस सर। और इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अब ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे म्यू नॉट एन आई की वैल्यू पता थी। मैं इसमें म्यू नॉट एन आई को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ 6.28 इंटू 10⁻², से, और डिवाइड कर दूंगा 6 से। बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मुझे Yes, कुछ sir. भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट। बात समझ में आई? अरे Yes, बात sir. समझ में आई बच्चों? यस सर। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने का तरीका है ये। तो आप भी इस चीज, ऐसी चीजों को अप्लाई किया करो अपने कैलकुलेशन में, पेपर में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब डिवाइड कर दूंगा इससे डायरेक्टली, कितना आ जाएगा? 1.06 इंटू 10⁻²। अरे अब तो इजी हो गया ना यस कैलकुलेशन? Yes, सर। sir. Yes, sir. 1.06 या 0.5 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन सारे 1.05 में है, तो बी ऑप्शन आंसर है इसका। यस सर। ठीक है, Sir. कोई डाउट? यस। नो No, सर। sir. No, sir. अगला सवाल कीजिए फिर, डाउट नहीं है तो। टर्न्स पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, करो। क्लास कौन लीव कर रहा है ये? इनसाइड, इंटरनल या इनसाइड में पूछ रहा है एक तो, और एंड पे भी पूछ रहा है। निकल जाएगा बहुत इजीली मेरे हिसाब से तो। अब इसमें दे तो नहीं रखा, पर इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो सॉल्व हो नहीं पाएगा ये। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। करो, सॉल्व करो। सर सेंटर पे कैसे निकालें? बेटा एक्सिस पे निकालनी है। इंटरनल पॉइंट का मतलब अंदर की तरफ निकालनी है, इनसाइड, बी इनसाइड। म्यू नॉट एन आई होता तो है फॉर्मूला। सर इसमें दो दो क्यों दिए हुए हैं? क्या Yes, दो दो sir. दिए? Option में. क्या दिए दोनों ऑप्शन में? सेम ऑप्शन दिए? नो सर, जैसे ये अच्छा, दो ऑप्शन एक क्यों दिए बेटा? क्वेश्चन पढ़ा आपने? Sir. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो एक्सिस पे निकाल के दो इंटरनल पॉइंट पे, और एक एंड पे। एंड, ये एंड वर्ड नहीं दिख रहा आपको? ये एट सर व्हाट एंड? एंड पे भी निकालना है। ठीक है, एक्सिस और एंड दोनों पे निकालना है, इसलिए दो ऑप्शन दिए हुए। डी ऑप्शन। सी आ रहा है, डी आ रहा है? एट एक्सिस एट, हाँ सी आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ का डी भी आ रहा है। सी सी। हम्म
ओके, करें, डिस्कस करें? Yes, sir. टाइम तो नहीं चाहिए आई गेस, है ना? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है भी नहीं है, आसान ही है सवाल तो। चलो भाई, तो हमको पता है कि अंदर की तरफ, सोलेनॉइड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी, म्यू नॉट एन आई। यस सर। Yes, ठीक sir. है, म्यू नॉट की वैल्यू अभी अभी बताई आपको मैंने, 4 पाई × 10⁻⁷ और स्मॉल एन कितना दे रखा है, 50 टर्न्स ऑफ अ वायर 50. एवरी सेंटीमीटर। 50 टर्न्स ऑफ अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या लिखूं मैं, 50 लिखूं या 5000 लिखूं? 5000। 5,000. क्यों लिखूंगा 5000? स्मॉल वो एन की पर वैल्यू सेंटीमीटर है सेंटीमीटर ना, को कन्वर्ट तो करेंगे. उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तरह से हो गया ये 50 पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किस में, मीटर। मीटर में। तो कितना हो जाएगा ये, 5000। 5000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई, 4 एम्पियर है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट भी एकदम सही है। यस सर। यस पर इसको सॉल्व कितना आ रहा है, यस सर। कितना आ रहा है? 25.1 into 10⁻³ 25.1 × 10⁻³ टेस्ला में। यस यस ठीक है, सर। 20, वैसे तो 251 इंटू, इसको सॉल्व करोगे 251 इंटू 10⁻⁻7 तो है ही सही, इंटू 1000 ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन जब आप फाइनल इसको ऑप्शन के फॉर्म में डालना चाहते हो ना, क्योंकि आप इसको ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁻³ में, राइट? तो आपको Yes, sir. ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इट विल बिकम 25.1 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये तो हो गया अंदर की तरफ। और एंड पे कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। तो 25.1 को डिवाइड बाय 2 कर दो इंटू 10⁻³ टेस्ला। सो दिस विल बिकम 12.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, सी ऑप्शन है क्या आंसर? यस Yes, sir. ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, टॉरॉइड की बात करते हैं। टॉरॉइड भी कोई बहुत अलग चीज नहीं है। सोलेनॉइड को ही तो एक तरह से आप क्या करोगे, रोल करके ट्विस्ट करके और आपने उसको कंबाइन कर दिया एक तरह से, है ना? सोलेनॉइड लिया, लेंथ पे था मान लो तो सोलेनॉइड था, उसको ही आपने सर्कुलर शेप में एक तरह से कंबाइन कर दिया। सो इट कैन बी व्यूड एज अ सोलेनॉइड व्हिच हैज बीन बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप। ठीक है, the toroid is a hollow circular ring on which a layer large number of turns of wire are closely wound। एक हॉलो सर्कुलर रिंग मान लो इसको आप, ये ग्रीन कलर की दिख रही है सबको, सर्कुलर रिंग की तरह से कर सकते हो आप, जिसके के आसपास टर्न्स ऑफ वायर है ना? भाई ये सर्कुलर रिंग बनाई और इसके अराउंड बहुत सारे क्या लगा दिए, टर्न्स लगा दिए। ठीक है, ऐसे तो ये टॉरॉइड बन जाता है। काम की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है टॉरॉइड की वो निकालते हैं। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी कैपिटल एन, जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो है कैपिटल एन। करंट एनक्लोज्ड जो होगा इस टॉरॉइड के अंदर वो हो जाएगा एन टाइम्स आई। इज दैट राइट? अगर एक लूप पे आई करंट है, तो अगर एन टाइम्स है ये लूप, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन टाइम्स आई हो जाएगा क्या बेटा? यस सर नहीं समझ यस में आया? सर। है आ ना? गया। फिर I इज द करंट ऑफ टॉरॉइड, ठीक है, एक लूप का, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, B डॉट डी एल शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन। तो इसमें भी वही करेंगे, एक ये डॉटेड लिख रही है आपको, सरफेस लेना पड़ेगा ना, एम्पीरियन सरफेस। यस सर। तो ये आप ले लो, एम्पीरियन सरफेस ले लो या एम्पीरियन लूप ले लो, और इसमें लगा दो आप एम्पियर सर्कुटल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई एन। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे डीएल वेक्टर को, तो ये सर्कुलर फॉर्म में क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा इंटीग्रेट होके। अरे लीनियर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर होगा ना? यस सर इसमें आर क्या है आपका, जो आपने एम्पीरियन लूप लिया उसकी रेडियस सेंटर से, राइट? इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, अभी अभी निकाला है कि एन आई जो है वो टोटल एनक्लोज करंट है यस सर टॉरॉइड। ठीक है,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n/2πr। तो होता ये भी म्यू नॉट एन आई है, सोलेनॉइड की तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट एन आई होता है, बस इसमें जो n होता है वो n/2πr होता है। जैसे उसमें पर यूनिट लेंथ था, राइट, इसमें क्या है, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 2πr है ना, सरकमफेरेंस है एक तरह से। और r क्या होता है ये सबको याद रखना है, ठीक है। r जो है वो कोई लूप है जो कि अंदर की तरफ है, बेसिकली टॉरॉइड के अंदर की तरफ है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा इसमें भी एक तरह से। तो इसको याद रखना कि ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इसमें भी कैपिटल N की वैल्यू अगर दे दे तो डायरेक्ट पुट मत कर देना, स्मॉल n निकालना फिर पुट करना फॉर्मूले में। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है? एक सवाल सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। इजी क्वेश्चन है काफी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था, अच्छा। करें, डिस्कस करें। यस सर। तो क्या आंसर नहीं आ रहा? हाँ। आंसर तो आ गया होगा ना, तो इजी क्वेश्चन है काफी। Yes, sir. कितना आ रहा है? C option. सी ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है, यस सर। नॉट एन आई, ठीक है। अब इसमें एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि दिया हुआ है तुम्हें, यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था है, तो डायरेक्टली एन की वैल्यू हो गई है आपकी कितनी, 1000 ना। कंफ्यूज नहीं होना है, जब नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर पर यूनिट लेंथ दे रखा है ऑलरेडी तो फिर चेंज नहीं करना, फिर तो सही है। मतलब 1/4π बहुत ही इजी करने के लिए 1/4π करंट दे देते हैं ये लोग, ताकि 4π से 4π डायरेक्ट कट हो जाए। तो 10⁻⁻⁴ बचता है आई गेस, टेस्ला, ठीक है। चलो भाई कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एक्सप्रेस किया जाता है Q टाइम्स V क्रॉस B से। ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है हर हालत में, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये Q इंटू V क्रॉस B। अब हमें पता है कि A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है। अरे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, AB साइन थीटा होता है ना ये, Yes, sir. ठीक है। तो ये Yes, V क्रॉस sir. B की जगह क्या आ जाएगा, Q इंटू V इंटू B साइन थीटा और n कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर वो उसके परपेंडिकुलर होता है ना। यस अगर सर। आपको एफ बी वेक्टर लिखना है, ठीक है, एफ बी वेक्टर यानी आपका जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे इसको एक तरह से, है ना। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो आप उसमें लगने वाला फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना पता है ना, ऐसे राइट हैंड रूल से निकालते हैं हम। ये V है और ये B है, तो V क्रॉस B कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B ऐसे। तो ये जो आपका थंब होगा ये डायरेक्शन देगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट का, ये पता है ना सबको। यस सर। तो आपका V और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको निकालना सीख भी लेते हैं। अगर V की डायरेक्शन में आप करोगे आपकी फिंगर्स को और B की डायरेक्शन में कर्ल कर दोगे तो आपको F आपका थंब देगा, ठीक है। पॉइंट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ V एंड देन कर्ल देम टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा V क्या है इसमें, व्हाट इज V? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यस सर। ठीक है। B तो पता ही है सबको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और Q चार्ज है, वैल्यू ऑफ चार्ज, और F भी क्या है,
मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका थंब क्या देगा इसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दे देगा ऑन अ पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पार्टिकल यानी क्यू अगर पॉजिटिव होगा ना बेटा, अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो बात की जा रही है, अगर क्यू नेगेटिव होगा तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपका यस नेगेटिव, सर। तो जैसे कि आपने वी इधर लिया और कर्ल करा बी की डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऊपर देना चाहिए वैसे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर होगा अभी भी लेकिन नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फोर्स को, क्यू इंटू ई होता है ना वैसे। यस सर। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क पड़ता है उसको, बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना तेज चल रहा है पार्टिकल, जबकि मैग्नेटिक फोर्स को फर्क पड़ता है। ठीक है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फोर्स होता है, स्टैटिक, चार्ज रेस्ट पे होता है तब लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज क्या होता है, मोशन में। Yes, sir. यस ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का फर्क पड़ेगा। बोलो हाँ या यस ना, सर। है ना? अगर चार्ज मोशन में है तो फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली उस पर। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो बेसिक कंपैरिजन ये दोनों बनते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो वर्क करती है चार्ज को डिस्प्लेस करने में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज, एक चार्ज को डिस्प्लेस करने में। राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है पार्टिकल के मोशन का, बट उसकी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। बात समझ में आती है? मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, वो जिस भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है, वो कोई वर्क नहीं करेगा किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, फिर से बता रहा हूं मैं। with a constant magnetic field with a constant magnetic field does not work when a particle is displaced, sorry। डिस्प्लेस तो समझ में आता है ना, वर्ड का मतलब क्या होता है? यस सर। जब पार्टिकल मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, चलो भाई, एक सवाल करो इस पे। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ भी लिया है, गेस हो जाएगा ये सवाल। फॉर्मूला समझ में आ गया है ना सबको? यस सर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पता है ना ये बात? यस एफ सर। वी और बी, है ना? करो भाई, सवाल सॉल्व करो।
सी की वैल्यू निकालनी है जो आपको दे रखा है ना, 5 आई कैप माइनस सी जे कैप में, उसमें सी की वैल्यू निकालनी है। क्या आ रहा है, डिस्कस करना है? यस किसी का नहीं आया क्या ये ऑप्शन? बेटा अभी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उनको यूज करना था आप लोगों को, मतलब थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था इसमें, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा थॉटफुल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी तो इजी है बहुत। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो बी है और जो वी है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स आता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इन दोनों से। यस सर तो ये एफ हो गया, ये हो गया वी वेक्टर, ये एफ वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है? तो एक बात बताओ, तुम्हें दिए क्या क्या दिया हुआ है? चार्ज की वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोकुलम्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप। वी कैप की वैल्यू दी हुई है, वी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, सॉरी, 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स यानी फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 आई कैप और माइनस से जे कैप न्यूटन। अब तुमको सी की वैल्यू पूछ रहा है ये, राइट? और कुछ दिया नहीं हुआ है। तो तुमको ये तो पता है ना कि जो एफ वेक्टर होता है और वी वेक्टर होता है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अरे एफ वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना वी वेक्टर के, यस Yes, सर sir. ठीक है? तो ये क्वेश्चन वेक्टर का है, ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड में कि बस ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो इन दोनों का और उसको क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इसका, 5 आई कैप माइनस सी जे कैप के साथ में, और उसको जीरो कर दो। कितना आ जाएगा ये? करो कैलकुलेट करो भाई। अरे कितना आएगा ये? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 माइनस सी इंटू 7 इक्वल्स टू 0, यस यही आएगा ना? तो सी यस Yes, सर sir. 20/7, यस सर Yes, sir. ठीक है? आगे चले, यस Yes, सर समझ में तो आया ना क्वेश्चन? यस सर आ गया yes, यस अब केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका मोशन कैसे अलग अलग केस में अलग अलग होता है वो हम देख रहे हैं। तो जब हमारा पार्टिकल मान लो प्रोजेक्टेड है पैरेलल टू द फील्ड, अगर बी आपका किसी एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है, और उसी के पैरेलली आपका पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड है, यानी कि आपकी पार्टिकल की जो वी वेलोसिटी है या वेलोसिटी वेक्टर है वो पैरेलल है आपके बी वेक्टर के साथ में, ठीक है? तो इस केस में थीटा जीरो हो जाएगा क्या बी के बीच में, और वी के बीच में थीटा जीरो हो जाएगा क्या बच्चों, अगर पैरेलली yes, प्रोजेक्ट, sir. है ना?
थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, यस सर। Yes. फोर्स भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ठीक है, एक्सेलरेशन भी नहीं होता और फोर्स भी नहीं लगता। हेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ना कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, ठीक है, कूल। आगे यस चले। सर। Yes. वेन Yes, पार्टिकल sir. इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल चला दिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, साइन 180 भी 0 होता है, Yes, sir. साइन 180 भी 0 होता है, तो उल्टा चला दिया तो भी फोर्स भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। हेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। Constant. एक नोट लिखो इसमें, whenever the charged particle is projected parallel or anti-parallel to the magnetic field, the trajectory of the particle is straight line. स्ट्रेट लाइन होगी ना, क्योंकि इधर जाए चाहे इधर जाए, अरे Yes, पार्टिकल sir. चाहे इधर जाए इधर जाए करेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही ना। जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज क्यों करेगा ये, है ना। ट्रेजेक्टरी विल रिमेन सेम। आगे चले। Yes, sir. ओके, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक्स डायरेक्शन में है और तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया वाई डायरेक्शन, लेट्स से, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी दे दी आपने, प्रोजेक्ट कर दिया आपने, लेट्स से, ठीक है, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना चालू कर देता है। किसमें मूव करता है भाई, Circular path. सर्कुलर पाथ में, क्योंकि जो इसमें फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ इनसाइड द पेज, है ना, और तुमने लगा दिया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर, ऊपर की तरफ तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो फोर्स जो लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा। दिख रहा है सबको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैग्नेटिक फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट नहीं करेगा क्या, Sir. ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, प्रोजेक्ट कर देगा, है ना, उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देगा और सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज यूज करते हुए हम एक फॉर्मूला भी डिड्यूस कर सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, Yes, है sir. ना, ये इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की। इज दैट करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू वी, और इससे हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जानते हो तुम, करे हुए हैं तुमने सॉल्व, है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कब होता है ऐसा, जब पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड के, तब होगा ऐसा, ठीक है, जब सर्कुलर पाथ तब बनेगा ये। इज दिस क्लियर, एम वी Yes, अपॉन, sir. ठीक है। चाहे इसमें क्वेश्चन बहुत चीजों पे बन सकते हैं, जैसे ओमेगा पूछ लेगा। अब ये तुम्हें पता है ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना। तो Yes, अगर sir. एंगुलर स्पीड पूछ ले पार्टिकल की तो उसको v बाय आर करके निकाल लेना। आर की वैल्यू पता है, ये एम वी अपॉन क्यू बी, पुट कर दोगे तो क्यू बी अपॉन एम बन जाएगा। तो ये तो बस डेरिवेटिव फॉर्मूलाज है मेरे ख्याल से सारे। ऐसे टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई आर अपॉन न्यू होता है ना, 2 पाई आर अपॉन वी होता है, सॉरी। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी कुछ एंगुलर स्पीड है, तो टाइम पीरियड भी होगा उसका कुछ। तो टाइम Yes, पीरियड ऐसे sir. निकाल 2 पाई एम अपॉन क्यू बी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड से, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। The time period and frequency of motion of the particle in uniform magnetic field is independent of the speed of the projection for a given charge। यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही स्पीड पे डिपेंड नहीं करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि कोई यहाँ पे स्पीड का वैल्यू नहीं है, ठीक है, स्पीड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है हमें, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है, केस 4 भी पढ़ लेते हैं साथ में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर कोई दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, अगर उनको मैं प्रोजेक्ट कर दूं सेम मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग स्पीड से, अगर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साइड में, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों केस में, अंदर की तरफ,
ठीक है, सेकंड केस में भी अंदर की तरफ है, और दोनों केस में मैं सेम चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया प्लस क्यू, स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। नो सर। सर अब नहीं दिख रही। एक सेकंड रुको। अभी दिख रही है? नो सर। How is it possible? दिखनी तो चाहिए यार। नो सर। नहीं, अब दिख सर अब रही है दिख रही सर। है। ओके कूल। दिख रही है ना? यस सर। यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज ले लिया यहाँ पे, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इनको अलग अलग स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। जो स्पीड मैंने ली है ना दोनों की, वो मैंने अलग अलग ले ली है। यानी कि एक की अगर मैंने लिए V2 तो एक के लिए V1, ठीक है। तो ये कुछ अलग सर्कुलर पाथ बनाएगा, ये कुछ अलग सर्कुलर पाथ बनाएगा, राइट? यस सर। डिफरेंट स्पीड ली है मैंने, ठीक है। तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग होगा, बट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या रहेगा? सेम। सेम रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। V1 है तो R2 कुड बी ग्रेटर देन R1, बट T1 विल बी इक्वल्स टू T2। T2, ठीक है। क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों और मास पे भी कर रहा है। तो ये तो सेम ही लिया है ना हमने, ये भी प्लस क्यू लिया है, ये भी प्लस क्यू लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम लिए, बी और बी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड एन एंगल थीटा विद द बी। अगर आपने अभी तक आप क्या कर रहे थे, या तो पैरेलल थ्रो कर रहे थे या परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के, अब आपने किसी एंगल पे कर दिया, तो अब आपके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक पैरेलल कंपोनेंट होगा v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v sin थीटा, है ना। और विद पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट मूव्स अलोंग द फील्ड लाइंस। पैरेलल कंपोनेंट के हिसाब से तो अलोंग द फील्ड लाइन मूव करेगा, राइट। यस और सर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो सर्कुलर पाथ में ले जाना चाहेगा, यस सर। ठीक है। जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या हो जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर क्यू अपॉन बी। अब इसमें v मत यूज करना, जब आप v किसी एंगल पे फेंको ना पार्टिकल को, तब v को यूज नहीं करना है हमें सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालने के लिए। हमें किसको यूज करना है? v परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? फॉर सर्कुलर पाथ। यस सर। यस यस सर। ये गलती हो जाती है हमसे जल्दबाजी में, तो इसको मत करना है, भूलना मत, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, ये फिफ्थ हो जाएगा आई गेस, फोर्थ था ना पहले, हाँ। तो अगर हमने मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड एन एंगल थीटा विद द बी, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, हाँ। तो इस टाइम पे ये बात हमें समझ में आ रही है कि कंप्लीटली सर्कुलर भी नहीं हो सकता है पाथ पार्टिकल का, क्योंकि एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आगे भी तो लेके जा रहा है उसको। यस सर। समझ में आ रही बात? एक कंपोनेंट तो उसको सर्कुलर पाथ में ले जाना चाहता है वी sin थीटा वाला, लेकिन वी cos थीटा वाला उसको आगे लेना चाहता है। तो जब आगे भी जाएगा और सर्कुलर पाथ पे भी जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक तरह से कंफ्यूज होकर हेलिकल पाथ बना देगा। क्या बना देगा? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। है ना। दिस इज हेलिकल पाथ। बात समझ में आई ना कैसे बना? यस सर। क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एक्ट कर रहे थे, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो बनेगा वो हेलिकल पाथ होगा। तो हेलिकल पाथ में लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन इन वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। तो इस पिच पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक लीनियर डिस्टेंस है, एक दो हेलिकल पाथ में दो हेलिक्स होंगे ना, अरे रेवोल्यूशन होंगे यस ना सर। अलग अलग। तो एक रेवोल्यूशन से दूसरे रेवोल्यूशन के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है। यस सर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाते हैं कभी कभी। एक सवाल सॉल्व कर लो यार, फिर चलते हैं घर पे अपने अपने। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, उसके बाद हम क्लास लीव कर देंगे।
अच्छा, ये जो हेलिकल पाथ है इसमें हम रेडियस अगर लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। समझ में आ रहा होगा वो तो। पिच का फॉर्मूला नहीं बताया क्या मैंने तुम्हें? No, sir. नो फॉर्मूला लिखो। सर। सॉरी सॉरी सॉरी, पिच का फॉर्मूला तो लिखो ना। पिच कैसे निकालोगे? पिच तो निकालना सीखना पड़ेगा ना। तो पिच का फॉर्मूला लिख लो। पिच का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। 2 पाई, इसको नोट कर लो, एम बी कॉस थीटा अपॉन में क्यू इंटू बी। ठीक है, दिस इज द पिच, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू रेवोल्यूशंस। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो। हाँ जी, अब सवाल कीजिए आप लोग। पीरियोडिक टाइम फॉर द अल्फा पार्टिकल वुड बी हाउ मच? प्रोटॉन का टाइम पीरियड दिया हुआ है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम सेम स्पीड। स्पीड सेम है। प्रोटॉन टेक्स 25 microsecond to make 5 revolutions, then periodic time for the alpha particle would be 5 रेवोल्यूशन में 25 माइक्रोसेकंड है, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना होगा? 5। यस Yes, सर। sir. ठीक। तो प्रोटॉन के केस में एक रेवोल्यूशन में कितना आ रहा है? 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है। Right. यस सर। तो अल्फा पार्टिकल भी 5 रेवोल्यूशन में निकालना है। प्रिडिक्ट टाइम और अल्फा पार्टिकल वुड बी, नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल का 5 में क्यों निकालोगे? एक में ना। एक में निकालोगे ना, हाँ एक में निकालोगे। पीरियोडिक टाइम बोल रहा है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक टाइम मतलब कि रिपीट कित पीरियोडिक टाइम जब भी बोल दे तो मतलब वो रिपीट हो रहा है, वो जो टाइम है ना वो रिपीट हो रहा है। तो टोटल रेवोल्यूशन थोड़ी हुआ, वो तो एक टाइम, मान लो एक रेवोल्यूशन लिया, फिर वो रिपीट हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा, है ना। तो पीरियोडिक टाइम मतलब एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ओके सर। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही होता है क्या फॉर्मूला? यस सर। कितना आंसर आ रहा है? Second option आ रहा है. आ गया, ये आंसर आ गया। Yes, sir. अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में डिफरेंस पता है ना, क्या क्या होता है? यस सर। तभी हो पाएगा ये Yes, क्वेश्चन। sir. करें, सॉल्व करें। Yes, sir. यस कितना सर। आया? 25 माइक्रोसेकंड। 25। Second option. बेटा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई कुछ? कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है? देखो इधर देखो। प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, टोटल 25 माइक्रोसेकंड था, और 5 रेवोल्यूशन थे तो 5 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्यू बी। यानी कि जो टाइम पीरियड है हमारे काम की चीज की हम बात कर लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम अपॉन क्यू के। ठीक है। यस सर। क्योंकि बी बी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बी का काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक Yes, फील्ड है दोनों। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सेम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे मास और चार्ज की बात हो रही है, तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें मास और चार्ज को। ठीक है, मास और चार्ज को कंपेयर करना पड़ेगा किस किस में? प्रोटॉन और alpha प्रोटॉन में particle. और अल्फा पार्टिकल। तो अगर इसका मास, प्रोटॉन का मास अगर m है, यस सर। तो अल्फा पार्टिकल का कितना होता है? 4m। 4m। 4m. राइट। अगर प्रोटॉन का मास e है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। 2e। Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ, जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे तो आप रेशियो निकाल के ही सॉल्व करना, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अल्फा अपॉन प्रोटॉन, तो ये कितना हो गया? 4m अपॉन m, राइट, मल्टीप्लाई बाय e अपॉन 2e। यस सर। Yes, sir. में चला जाएगा ना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ये तो, e अपॉन 2। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए उल्टा करके लिखा है। ठीक है, अरे यस ठीक सर। है। Yes, ठीक है, sir. यस।
दिस विल बी टी अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स टीपी। Yes, sir. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का कितना आ जाएगा भाई? 2 इंटू 5, 10. 10 माइक्रो सेकेंड। ईजी था। Yes, sir. यस समझ सर, में आया? समझ Yes, में sir. आया? पक्का? Yes, यस sir. सर, चलो भाई, बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नॉट जस्ट वी विल फिनिश MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो फिनिश होगा ही सही, इसके साथ में मैं नया चैप्टर भी चालू कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो वी विल स्टार्ट। ठीक है, अब तुम लोग बताओ 11th वाला चैप्टर लें हम या 12th करें? सर 12th में 12th ठीक है? करते हैं। Sir, 12th. तो बेटा 11th नहीं पढ़नी है क्या तुम लोगों को, जिस टोन में तुम बोल रहे हो? सो पहले ये तो थोड़ी पक्की हो जाए। हम्म, बेटा देखो जो Sir, 12th. इम्पोर्टेंट है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 12th का EMI AC तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, EMI AC नहीं है, मैंने लिखाया था कि कल EMI AC No, sir. No, नो no, सर, sir. टॉपिक्स में नहीं है, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे ले सकते हो आप उसको या थर्ड नंबर पे ले सकते हो। प्रायोरिटी लिस्ट में प्रायोरिटी रैंक अगर आप दोगे ना, फर्स्ट नंबर पे नहीं दोगे आप। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। तो MEC कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे नीट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सर ऑप्टिक्स करते हैं ना। तो अगर अब अगला टॉपिक हम लेंगे तो या तो ऑप्टिक्स ले सकते हैं या मॉडर्न फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर हम 11th का कोई टॉपिक ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 2-3 टॉपिक 11th के करा देता हूँ जल्दी जल्दी, उससे होगा ये। क्योंकि देखो कराने तो हैं 11th के टॉपिक, अदरवाइज बाद में ऐसा होगा कि आप 12th के लेस वेटेज वाले टॉपिक्स भी पढ़ लोगे, लेकिन 11th के हाई वेटेज वाले भी नहीं पढ़ पाओगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, यस sir. सर, आ रही है। 11th और 12th में डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि 12th तो हमारा भाई है और 11th हमारा दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों चीजों से पेपर बनने वाला है, तो पढ़ना तो पड़ेगा दोनों चीजें। ठीक है, यस तो सर, मैं सोच रहा हूँ कि 11th के टॉपिक्स अभी पहले ले लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे बोर्ड्स पास आएंगे ना, तब हम 12th के टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपका मोमेंटम फिर 12th का ही रहेगा पूरा। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैंने दिया अभी? Yes, sir. अभी 11th पढ़ लेते हैं, एक आध वीक, एक डेढ़ वीक, उसके बाद हम 12th के टॉपिक्स फिर से कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप लोग 12th के मोमेंटम में ही बोर्ड्स की तैयारी में एंटर कर जाना फरवरी में। इज दैट कूल? ठीक है, Okay, sir. और 11th यस का सर, टेंशन मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही चीज पढ़ाऊंगा, केवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ाऊंगा अभी। पूरी 11th नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि एक बार आपके पेपर में मार्क्स तो आने लगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर लेंगे, तो कम से कम आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को, है ना, और थोड़ा अच्छा स्कोर ला पाओगे। ठीक है बच्चों? Okay, sir. ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.